मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत की मौत से एक इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ था और उस इन्वेस्टिगेशन का मर्म यह था कि क्या उन्होंने आत्महत्या की है या उनकी हत्या की गई है, और अगर आत्महत्या की तो क्या उन्होंने किसी ने उकसाया था आत्महत्या करने के लिए? नहीं। लेकिन अब लगता है कि पिछले 2.5 महीने की पूरी यात्रा के बाद अब वो मुद्दा पीछे चला गया है। उस मुद्दे पर अब कोई बातचीत नहीं हो रही है। ना सीबीआई उसके बारे में कुछ कह रही है, ना ही एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट कुछ कह रहा है। अब आ गया है एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो क्या कर रहा है? उसने रिया चक्रवर्ती को ड्रग के मामले में भाई के समेत जेल में भिजवा दिया है। 15 दिन की कस्टडी पूरी हो चुकी है जेल से, और कोर्ट से भी उनको कोई बेल नहीं मिल रही है। और आगे की बातचीत ये हो गई है कि अब दीपिका पादुकोण जैसी बड़ी अभिनेत्री पर भी हाथ डालने की कोशिश की जा रही है। टीवी चैनल से बड़े बड़े स्लग्स चल रहे हैं, फिल्मों की मस्तानी, ड्रग की दीवानी। अब सवाल यह उठता है कि एनसीबी पहली बात इस तरीके की किसी की पर्सनल चैट्स को लीक क्यों कर रही है, और अगर लीक कर रही है तो क्या उनको लीक करने का अधिकार है? क्या इससे किसी तरीके की कोई उनको हासिल होगा इन्वेस्टिगेशन के अंदर या नहीं हासिल होगा? और सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर एनसीबी चाहती क्या है, उसका मकसद क्या है? इन तमाम मसलों बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त मौजूद है मुंबई से वरिष्ठ वकील आभा सिंह। लेकिन उससे पहले छोटी सी अपील। सत्यहिंदी.com एक कोशिश है पत्रकारिता को नए सिरे से स्थापित करने के लिए, और इस मुहिम में लगातार हमें आपका समर्थन मिल रहा है। सत्यहिंदी.com सदस्यता अभियान से आप लोग जुड़े, और साथ ही साथ अगर हमें आर्थिक भुगतान करेंगे तो बहुत मदद मिलेगी। उम्मीद है आप हमें निराश नहीं करेंगे। आभा जी, ये तो जो है सुशांत सिंह राजपूत की हत्या की पड़ताल करने के लिए एजेंसी लगी हुई थी। अब ऐसा लग रहा है जैसे दीपिका पादुकोण इस देश की सबसे बड़ी खलनायिका है और उनके पर्सनल व्हाट्सएप चैट्स जो है पब्लिक डोमेन में आ रहे हैं। ऐसा पेश किया जा रहा है जैसे कि ड्रग्स पूरी बॉलीवुड पे, पूरी फिल्म इंडस्ट्री पे पूरी तरीके से हावी है, और फिल्म इंडस्ट्री में कोई दूसरा काम नहीं होता, सिर्फ ड्रग्स पे ही सब लोग वहां पे डिपेंडेंट है। आखिर हो क्या रहा? बिल्कुल आशुतोष जी, आपने बहुत सही बात कही कि जो मामला सुशांत सिंह की हत्या से, उनकी डेथ से शुरू हुआ था, हत्या तो मैं गलत शब्द इस्तेमाल कर रही हूँ, सुशांत सिंह की केस से मृत्यु से हुआ था, मृत्यु इज द राइट वर्ड। उसको जो है चूंकि बिहार पुलिस ने उसमें जिस तरह का गेम खेला, और आज देखिए ये बोलना जरूर पड़ेगा कि वही बिहार के डीजीपी, उन्होंने अपना बीआरएस ले लिया इलेक्शन लड़ने के लिए, तो जो अटकलें लगाई जा रही है, तो बिल्कुल ये उसी दिन साफ हो गया था कि जो वहां की पुलिस है वो पॉलिटिशियंस के कहने पे काम कर रही है। लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने उस एफआईआर के लिए अपहोल्ड किया, इसलिए आज मैं चुप हूं, लेकिन सच्चाई जरूर सामने आएगी। और सीबीआई को जो ये केस गया, उसमें 1 महीने हो गए। यही लोग जो डे 1, डे 2, डे 3 कर रहे थे कि मुंबई पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही, आज 30 दिन सीबीआई के हो गए, 31 डेज हो गए और चुप हैं, क्योंकि सीबीआई को भी कोई इसमें इस तरह के कोई सबूत नहीं मिले जिससे वो कह सके कि ये एक उनका मर्डर का केस था। ईडी आती है, सुशांत के फादर कहते हैं कि 15 करोड़ रुपए जो है रिया ने ले लिए। ईडी भी जो हमको भी जो विश्वास सूत्र बताते हैं कि कोई उसका एंगल नहीं मिला। जब मनी एंगल फेल हो गया, बाकी चीज खत्म हो गई, तो एक ड्रग चैट पे जो है एनसीबी ले आए। वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जिसका काम है इंटरनेशनल कार्टल्स, ड्रग कार्टल्स को देखना, क्रॉस बॉर्डर ड्रग्स का जो मूवमेंट है उसको चेक करना। इनफैक्ट जब पहली मीडिया ब्रीफिंग कर रहे थे एनसीबी वाले, तो उनके डीआईजी ने कहा भी कि हम मानते हैं इस तरह के केसेस हम नहीं लेते, एनसीबी के मैंडेट में ये केसेस नहीं आते, लेकिन एज एन एक्सेप्शन हम ले रहे हैं। तो वो एक्सेप्शन क्या था वो भी छोड़ दीजिए। 2017 की ड्रग चैट जिसमें कोई कह रहा है तुम्हारे पास माल है, तुम्हारे पास हैश है, उस पे आप जो है केस करने की बात करते हैं, और मीडिया जो है उसको चला रहा है, क्या अनाप शनाप लिख रहा है। जबकि अगर कोई ड्रग रिकवरी होती है, एनडीपीएस एक्ट का सबसे बड़ा अहम जो इशू है कि जो ड्रग सीज होती है उसकी फोरेंसिक एनालिसिस की जाती है। इट कैन बी व्हाइट पाउडर। जब तक आप प्रूव नहीं कर देते कि वो ड्रग है, जब तक उसमें क्रिमिनलिटी नहीं स्टैब्लिश होती, तो आप कैसे एनडीपीएस एक्ट लगा देंगे? ये सवाल मैं पूछना चाहती हूँ एनडीपीएस के डायरेक्टर से, एनडीपीएस के अधिकारियों से, और उन मीडिया चैनल से जो अब कह रहे हैं कि नहीं दीपिका तो सबसे बड़ी ड्रगी है, दीपिका को अरेस्ट करो। ये तो ये कानून है कि कोई अपना एक बनाना रिपब्लिक की बात आज सच में मुझे याद आ रही है कि क्या हो गया है। और एनसीबी भी ड्रग चैट पे कैसे किसी को बुला रही है? आप पे कोई कोरॉबरेटिव एविडेंस हो, कोई सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हो। डी कैन बी फॉर दाऊद, हाउ डी इज फॉर दीपिका?
ये मैं सबसे बड़ा सवाल मेरा यही है। और बिल्कुल जब सुशांत को तो लोग भूल गए, जितने दिन बिहार इलेक्शन में सुशांत को भुनाना था वो उतने दिन भुना लिया गया। और अब जो है चूंकि कुछ मिला नहीं तो आप ड्रग का एंगल लेके बॉलीवुड माफिया, बॉलीवुड ड्रग्स और ऐसी इंडस्ट्री जो लाखों को जॉब्स देती है, जो मैं कहती हूँ सॉफ्ट डिप्लोमेसी में हिंदुस्तान की जो आइडेंटिटी है विदेशों में वो बॉलीवुड है। आप रशिया में जाइए तो वहां पे टैक्सी ड्राइवर, मुझे याद है, वो वहां गाना गाने लग गया राज कपूर का मैं आवारा हूँ। तो आप कहीं भी चले जाइए बॉलीवुड के जो है आप कंट्रीब्यूशन को हटा नहीं सकते। और बिल्कुल ये एक सोची समझी साजिश है या तो बॉलीवुड को रेन इन करने की, क्योंकि बॉलीवुड के एक्टर्स एक इंडिपेंडेंट जो अवार्ड वापसी कर रहे हैं, अपने इश्यूज में आवाज बुलंद कर रहे हैं। दीपिका जैसे जेएनयू में जाके खड़ी हो गई। तो मुझे लगता है ये इनडायरेक्टली इन लोग को बताया जा रहा है कि तुम्हें जो है मुंह बंद रखो, अगर तुम सरकार के खिलाफ कुछ बोलोगे तो तुम्हारा हश्र यही होगा। बट एक लॉयर के नाते मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या किसी व्हाट्सएप चैट के आधार पे आप किसी को सम्मन कर सकते हैं क्या? देखिए व्हाट्सएप के चैट के आधार पे समन कर रहे हैं इसलिए क्योंकि इनके पास एक इन्होंने एफआईआर, एनसीबी ने इनफैक्ट 2 एफआईआर लिखी हुई थी रिया चक्रवर्ती के केस में। सेकंड में इन्होंने ट्रैफिकिंग की एफआईआर लिखी हुई थी और रिया को भी पहली एफआईआर में नहीं अरेस्ट किया, सेकंड जो एफआईआर एनसीबी की थी एनडीपीएस एक्ट में उसमें अरेस्ट किया गया। और उसी चैट के तहत पे इनको जो है कुछ और जो इनको इंफॉर्मेशन मिली है तो इन्होंने 67 ऑफ द एनडीपीएस एक्ट के तहत समन्स जारी किए और जिसमें इनके पास अधिकार है कि आप एग्जामिन कर सकते हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। लेकिन बिल्कुल आप ड्रग चैट पे, क्योंकि मैं कहूंगी कि ड्रग चैट में मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी, वो जो कॉन्ट्रैक्ट था या वो बात पूरी नहीं हुई तो उसके लिए, लेकिन फिर भी चूंकि एफआईआर रजिस्टर हो चुकी है समन ये कर सकते हैं। ये आपसे क्योंकि इनके पास पावर्स है, आयोग के पास पावर होती है कि वो आपसे इंफॉर्मेशन अगर कोई एडिशनल चाहता है। और सीआरपीसी में लिखा भी हुआ है कि एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक होने के नाते, एक सिटीजन होने के नाते आपको एडमिनिस्ट्रेशन के साथ सपोर्ट करना चाहिए, कोऑपरेट करना चाहिए। और इस वजह से मुझे लगता है लोग जा रहे हैं, न कि वो गुनाहगार हैं। ये जो लीक किया जा रहा है, किसी को आपने अभी ना तो कुछ स्टैब्लिश किया कि ड्रग उनके पास मिला है, ना ये स्टैब्लिश किया उन्होंने ड्रग कंज्यूम किया है, ना ये स्टैब्लिश हुआ है किसी ड्रग कार्टेल का वो हिस्सा है, ना ये स्टैब्लिश हुआ है कि वो लोग किसी तरीके से क्रिमिनल हैं। सिर्फ एनसीबी ने ये बोला है कि हम इनको सम्मन करेंगे, वो भी ऑफिशियली नहीं बोला, लीक हुई है। इस आधार पे अगर उनके व्हाट्सएप चैट को अगर पब्लिकली मीडिया दिखाता है और अगर उनके बारे में अजीब तरीके की बातें करता है, क्या आपको लगता है कानूनन ये सही है? क्या टीवी चैनल्स को ये करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। आप देखिए रकुल प्रीत सिंह ने दिल्ली हाई कोर्ट के दरवाजे खटखटाए हैं और उन्होंने कहा कि इस तरह के मीडिया ट्रायल में मेरी रेपुटेशन एकदम डैमेज कर दी जाएगी। और मुझे लगता है कि इनको जो है सबसे पहले 499 ऑफ द आईपीसी के तहत डेफेमेशन दायर करना चाहिए उन चैनल्स पे जो उनके खिलाफ इस तरह की स्टोरीज चला रहे हैं। चूंकि अभी ये लोग स्टार्स ने कोई डेफेमेशन फाइल नहीं किया है, मुझे लगता है इसलिए मीडिया रेन इन नहीं हो पाया है। और सुप्रीम कोर्ट में भी जब रिया चक्रवर्ती ने ये बात कही थी तो सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त उनकी सहायता नहीं की और ये कहा कि लेट द ट्रुथ कम आउट, और विलिफिकेशन कैंपेन के बारे में कोई ध्यान नहीं दिया। इसलिए मुझे लगता है मीडिया और बेखौफ हो गया। और हम सब जानते हैं कि जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है उसकी गाइडलाइंस की तो कोई तवज्जो देता ही नहीं है, क्योंकि एक ये टीआरपी की फाइट हो गई है। कुछ चैनल्स जो एकदम अननोन थे वो टीआरपी में आगे पहुंच गए, रोज कहते हैं हम नंबर 1 हो गए। तो अगर सुशांत सिंह राजपूत का केस 90 डेज चला के चैनल्स नंबर 1 हो रहे हैं तो मुझे लगता है कि अब जो पुलिस कमिश्नर ने यहाँ पे एक पीआईएल की है बॉम्बे हाईकोर्ट में, रिटायर्ड सीपीज ने, रिटायर्ड आईपीएस अधिकारियों ने, कि मुंबई पुलिस की बदनामी की जा रही है, जानबूझ के एक सोची समझी साजिश है। तो मैं उसमें होपफुल हूं कि उसकी डेट 15 अक्टूबर लगी हुई है शायद, तो उसमें शायद बॉम्बे हाईकोर्ट शायद मीडिया को कुछ दे। बट क्या प्रॉब्लम क्या होती है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम पे लोग अब काफी कुछ ऐसी चीजें करते हैं जो नहीं करना चाहिए। और मुझे लगता है कि डेफेमेशन इज द ओनली सोल्यूशन। ये जितने एक्टर्स जिनके खिलाफ इस तरह की स्टोरीज चल रही हैं इनको डेफेमेशन फाइल करना चाहिए। आबा जी, एक दूसरा सवाल है कि क्या आपने एनसीबी के जो पहले केसेस हुए हैं, क्या उसमें आपने देखा कि इस तरीके से किसी आदमी को समन किया जा रहा है, खबरें लीक की जा रही हैं, उसकी बातचीत को पब्लिक किया जा रहा है, या वो चुपचाप होती थी सारी बातें?
देखिए, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि एनसीबी के दफ्तर के बाहर इतना मीडिया का जमावड़ा हो। लोगों को तो एनसीबी का दफ्तर भी नहीं मालूम होगा। और जो बात है इसमें इसमें जो है, पहली बार मैं देख रही हूँ ऐसे केस कि जहां पे सप्लायर्स और पेडलर्स का नाम ही नहीं है। आप जो कंज्यूमर्स हैं, 2 ग्राम 4 ग्राम के जो कंज्यूमर्स हैं, उनको आप पकड़ रहे हैं। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि एनसीबी का मैंडेट इज बिग केसेस। छोटी छोटी केसेस तो लोकल पुलिस के लिए छोड़े जाते हैं। और इसमें जो है, और इनमें सजा भी जो है मैक्सिमम जो है 6 महीने से 1 साल की सजा है। और चूंकि एनडीपीएस एक्ट कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल है, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट की बड़ी स्पेसिफिक रूलिंग है कि अगर कम सजा है, 2 साल से कम की सजा है, तो वो बेलेबल होगा। और ये सबने देखा है कि कितनी बार रेप पार्टीज में इतने स्टूडेंट्स पकड़े गए या इतने यंग यूथ पकड़ा गया, सेकंड डे 24 आवर्स में बेल हो जाती है। इस केस में भी 1-2 लोग जो शुरू में अरेस्ट किए गए थे, उनकी बेल हो गई। लेकिन रिया के केस में इन्होंने जो है, शौविक और रिया में एनसीबी ने 27A ऑफ द एनडीपीएस एक्ट लगा दिया और उनको एक ड्रग कार्टेल और सिंडिकेट बना दिया। तो अब जब कंज्यूमर को आप ड्रग कार्टेल और ड्रग सिंडिकेट और ड्रग ट्रैफिकर्स बना के कर रहे हैं, तो ये साफ दिखाता है कि कोई एक हिडन एजेंडा है, एक कोई इंटरेस्ट है कि आपको अगर मर्डर में रिया नहीं मिली, मनी लॉन्ड्रिंग में रिया नहीं मिली, तो उसको ड्रग्स में ही अंदर डाल दो। ये 15 दिन हो गए और अभी भी अदालत से उनको कोई बेल नहीं मिल रही है, तो क्या अदालत भी डर रही है इस मामले में? नहीं, देखिए, जो एनडीपीएस कोर्ट में जब इनकी बेल की बात आई थी, तो उस वक्त जज साहब ने साफ साफ कहा था कि बेल मिलना ना मिलना, इससे कोई उनका गुनाह साबित नहीं होता। ये तो जब ट्रायल होगा, उस वक्त मेरिट्स ऑफ द केस डिसाइड किए जाएंगे। बट चूंकि एनसीबी का कहना था कि अभी हमें इनकी ड्रग चैट्स पे और लोगों का इंट्रोगेशन करना है, जैसी जया साहब वगैरह का, तो वी डोंट वांट हर टू कम आउट। तो मुझे लगता है इस वजह से, क्योंकि 27A में बेल नहीं मिलती, बाकी जो और कंज्यूमर के केसेस हुए हैं उसमें 27A नहीं लगाया जाता, इसमें एनसीबी ने लगा दिया, जिस वजह से इनको बेल नहीं मिली। लेकिन ये मामला बॉम्बे हाईकोर्ट में आज सुनवाई होनी थी और मैं इंतजार कर रही हूँ कि क्या बॉम्बे हाईकोर्ट से इनको बेल मिलती है। अदरवाइज कंज्यूमर्स को हमेशा बेल मिल जाती है। ये पहली बार मैं इतिहास में इतने सालों के अपनी प्रैक्टिस में देख रही हूँ कि एक कंजम्पशन के लिए आपको बेल नहीं मिली है। अब आपसे आखिरी सवाल, जो पूरा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उसमें आप कितना सीरियसली इसको देख रही हैं कि वाकई ये ड्रग्स पर कंट्रोल करने की बात की जा रही है या इसके पीछे कोई और एजेंडा आपको लगता है? देखिए, जिस तरह से एनसीबी इस केस में आई, क्योंकि एनसीबी का मैंडेट इतने छोटे केसेस में होता नहीं है। एनसीबी ने शायद ही कभी इस तरह से कंजम्पशन के केसेस में अपना इन्वेस्टिगेशन किया हो, लेकिन चूंकि ईडी को मनी ट्रैक कोई मिला नहीं, तो वो ड्रग चैट में करके डाइवर्ट कर रही है अटेंशन। आज जब हमारे पास कोविड केसेस इतने बढ़ रहे हैं, वर्ल्ड में हम नंबर 1 नंबर 2 पोजीशन पे जा रहे हैं, फार्मर्स अनरेस्ट हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट के इश्यूज है, तो मुझे लगता है, और बिहार इलेक्शन में बीजेपी ने अपने पोस्टर पे लिख भी दिया है कि सुशांत को ना हम भूले हैं ना भूलेंगे। तो बिहार इलेक्शन में सुशांत सिंह राजपूत को यूज करना था। बिहार के डीजी को भी इलेक्शन लड़ना था, तो उन्होंने कहा कि मैं इस तरह से मीडिया में आके लोगों को करके अपना 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 काम कर लूं। तो मुझे लगता है इसमें बड़ा पॉलिटिकल एजेंडा चला है, बिल्कुल। अदरवाइज एनसीबी आज तक मैंने, और ये एनसीबी, अगर ये पार्टी 2017 में कोको में हुई थी, जिसका हवाला दिया जा रहा है, तो 2017 में भी एनसीबी का दफ्तर मुंबई में था, एनसीबी के अधिकारी थे। मेरा सवाल है, 5 साल से ये एनसीबी के अधिकारी क्या कर रहे थे? और ये ड्रग्स बाहर से आ रही हैं, अगर पाकिस्तान से आ रही हैं, तो बॉर्डर पे इनके लोग कहाँ हैं? आज तक एनसीबी क्यों इतनी इनएफिशिएंट थी कि इस तरह के ड्रग कार्टल्स चल रहे थे? क्योंकि कंज्यूमर से पहले आपको ड्रग पेडलर्स को पकड़ना है, और आप कोई पेडलर पकड़ नहीं पाए। जो 10 लोग अंदर भी हैं, वो 59 ग्राम्स, और जबकि पुराने केसेस में 50 किलो 20 किलो ड्रग्स पकड़ी गई है। तो ये देख के मुझे लगता है कि बिल्कुल एक ये हिडन एजेंडा है बॉलीवुड को रेन इन करने का, बॉलीवुड की आवाज बंद करने का, क्योंकि इन लोग के बहुत बड़े बड़े फॉलोअर्स होते हैं, इनके हैशटैग्स बहुत होते हैं, ट्विटर पे बहुत फॉलोअर्स हैं, और ये बड़ी ओपिनियन फॉर्मेशन करते हैं। तो मुझे लगता है इनकी जुबान बंद करने के लिए इनके ऊपर एक ये अटैक है। और कुछ चैनल्स हैं, मैं कहूंगी, जो एक हिडन एजेंडा लेके चल रहे हैं, जो गवर्नमेंट का एजेंडा प्रमोट कर रहे हैं, और वो वन साइडेड चला रहे हैं, जो बड़ा गैर जिम्मेदार है। और इसलिए मैं चाहूंगी, और चूंकि आपका जो है सत्या टीवी से आप बहुत सही अच्छी बातें बताते हैं, मैं आपके चैनल के थ्रू बॉलीवुड के एक्टर्स तक जरूर पहुंचना चाहूंगी कि आप डेफेमेशन का केस फाइल करिए, 100 करोड़ करिए, 500 करोड़ करिए, अगर सच्चाई आपके साथ है तो आप जरूर विजयी होंगे। आबा जी, मुझे उम्मीद है कि आपकी बातों को सुन रहे होंगे, लेकिन एक बड़ी बात यह भी है कि फिल्म इंडस्ट्री के जो बड़े लोग हैं, जो बड़े बड़े नाम हैं, वो चुप हैं।
और कोई बोलने को तैयार नहीं है। अभी तो अनुराग कश्यप भी अब घेरे में आ गए, उनके खिलाफ भी एफआईआर हो रही है। तो खैर क्या कहा जाए इस पूरे वक्त में। लेकिन एक चीज बड़ी महत्वपूर्ण वो है कि जो बात आभा सिंह जी ने कही, अगर ये सच्चाई है कि फिल्म इंडस्ट्री के लोग जो बोलते थे उनकी जुबान को बंद करने की कोशिश की जा रही है और उसके लिए ड्रग का ही और रिया चक्रवर्ती का और सुशांत सिंह के मामले को बहाने के तौर पर यह किया जा रहा है, तो ये अपने आप में ये दर्शाता है कि भारत अब किस दिशा की तरफ जा रहा है। क्या वाकई में हम बनाना रिपब्लिक होते जा रहे हैं? किसी का नाम उछाल दो, उसका अपराध साबित हो ना साबित हो उसको बदनाम कर दो, और बदनाम करने के बाद उसको मुंह छिपाने लायक न रखो, और सालों मुकदमा चलेगा और उसके बाद अगर वो बाइज्जत बरी भी हो जाते हैं तो क्या होता है? क्या ऐसे चैनल चलने भी चाहिए? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल। बहुत बहुत शुक्रिया आभा जी इस पूरी बातचीत के लिए। धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।